चाहे वह इच्छा यात्रा करने की ही क्यों न हो, या कपड़ों के किसी व्यापारी की लड़की से शादी करने की ही क्यों न हो, हाँ, या खजाने की खोज की ही क्यों न हो। इस कायनात की रूह लोगों के सुख से अपना पोषण प्राप्त करती है और उनके दुख, द्वेष और ईर्ष्या से भी। अपनी नियति को हासिल कर लेना ही व्यक्ति की एकमात्र वास्तविक जिम्मेदारी है। सभी बातें एक जैसी हैं और जब आप कुछ चाहते हैं तो उसे हासिल करने में सारा संसार एकजुट होकर आपकी मदद करने लगता है। कुछ देर वे दोनों खामोश होकर चौक और वहां शहर के लोगों की गतिविधियां देखते रहे। फिर बूढ़े ने नए सिरे से बातचीत की पहल की। तुम भेड़ें क्यों चराते हो? क्योंकि मुझे यात्रा करना अच्छा लगता है। बूढ़े ने डबल रोटी बेचने वाले एक आदमी की ओर इशारा किया जो चौक के एक सिरे पर अपनी दुकान में खड़ा था। वह आदमी भी अपने बचपन में यात्राएं करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी बेकरी खोलकर कुछ पैसा जमा करने का फैसला किया। उसका इरादा है कि जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो 1 महीना अफ्रीका में गुजारेगा। उसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि लोग चाहें तो अपनी जिंदगी के किसी भी मकाम पर वह कर सकते हैं जिसका वे ख्वाब देखते हैं। उसे गडरिया बनने का फैसला करना चाहिए था, लड़के ने कहा। हाँ, उसने इस बारे में सोचा था, बूढ़े ने कहा। लेकिन बेकरी वालों की अहमियत गडरियों से ज्यादा होती है। बेकरी वालों के अपने घर होते हैं, जबकि गडरिये खुले में सोते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की शादी गडरियों की बजाय बेकरी वालों से ही करना बेहतर समझेंगे। लड़के के मन में दुकानदार की बेटी का ख्याल आया तो उसके दिल में एक हुक उठी। उस लड़की के शहर में निश्चय ही कोई बेकर होगा। बूढ़े ने बात जारी रखी। अंततः गडरियों और बेकरों के बारे में लोगों के ख्याल उनकी अपनी नीति से ज्यादा अहम हो जाते हैं। बूढ़े ने पुस्तक के पन्ने पलटे और अचानक एक पन्ने पर रुककर वह उसे पढ़ने लगा। लड़के ने पहले तो इंतजार किया, लेकिन फिर उसने बूढ़े को ठीक उसी तरह टोक दिया जैसे बूढ़े ने उसे टोक दिया था। आप मुझसे यह सब कुछ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम अपनी नीति को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो और तुम उस मकाम पर हो जब तुम यह सारी कोशिश रोक सकते हो, और इसी मकाम पर आप अचानक प्रकट हो जाते हैं। हमेशा इसी तरह नहीं होता, लेकिन हाँ, मैं किसी न किसी रूप में प्रकट जरूर होता हूँ। कभी कभी मैं किसी समाधान या एक अच्छी सूझ की शक्ल में प्रकट होता हूँ। कभी किसी निर्णायक क्षण में स्थितियों को आसान बना देता हूँ। और भी कुछ मैं करता हूँ, लेकिन ज्यादातर मामलों में लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि मैंने उनके लिए कुछ किया है। बूढ़े ने बताया कि पिछले हफ्ते उसे मजबूर होकर एक खनिक खदान खोदने वाले के सामने प्रकट होना पड़ा था और एक पत्थर की शक्ल अख्तियार करनी पड़ी थी। उस खनिक ने पन्ना को खोद निकालने की खातिर सब कुछ त्याग दिया था। 5 साल तक वह एक नदी पर काम करता रहा था और उसने पन्ना की तलाश में उस नदी के हजारों पत्थरों को उलट-पलट डाला था। वह खनिक अपनी सारी कोशिशों को ठीक उस वक्त छोड़ने ही वाला था जब अगर वह मात्र एक और पत्थर को जांचता तो उसे उसका पन्ना मिल गया होता। चूंकि वह खनिक अपनी नियति की खातिर हर चीज की कुर्बानी दे चुका था, इसलिए बूढ़े ने उसमें भागीदारी करने का फैसला किया। उसने खुद को एक पत्थर में बदल लिया जो लुढ़कता हुआ उस खनिक के पैर के पास तक चला गया। खनिक के 5 साल व्यर्थ गए थे, जिससे वह इतना नाराज और कुंठित था कि उसने उस पत्थर को उठाकर एक तरफ फेंक दिया, लेकिन उसने उसको इतनी जोर से फेंका था कि जिस पत्थर से वह टकराया वह टूट गया और उस टूटे हुए पत्थर में संसार का सबसे सुंदर पन्ना फंसा हुआ था। लोग अपनी जिंदगी के शुरुआती वर्षों में ही अपने होने की वजह को समझ जाते हैं, बूढ़े ने एक खास तरह के तीखे लहजे में कहा। शायद इसीलिए वे जल्दी ही कोशिश करना भी बंद कर देते हैं, लेकिन होता यही है। लड़के ने बूढ़े को याद दिलाया कि उसने छिपे हुए खजाने के बारे में कुछ कहा था।
खजाना पानी के तेज बहाव से उजागर होता है और वही तेज बहाव उसे दफना देता है, बूढ़े ने कहा। अगर तुम अपने खजाने के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। और अगर मैं अपने खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा करूं तो बूढ़े के चेहरे पर निराशा दिखाई दी। अगर तुम उस चीज को देने के वादे के साथ शुरू करोगे जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, तो उस चीज को हासिल करने की दिशा में काम करने की तुम्हारी इच्छा ही नहीं रह जाएगी। लड़के ने उसे बताया कि वह तो खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा एक जिप्सी से पहले ही कर चुका है। जिप्सी लोगों से ऐसे वादे कराने में माहिर होते हैं, बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा। खैर, ये अच्छा है कि तुमने यह सीख लिया है कि जिंदगी में हर चीज के लिए एक कीमत चुकानी होती है। यही तो वह चीज है जो प्रकाश के योद्धा वॉरियर्स ऑफ द लाइट सिखाने की कोशिश करते हैं। बूढ़े ने लड़के को पुस्तक लौटा दी। कल इसी वक्त अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे लाकर दो और मैं तुम्हें छिपे हुए खजाने को हासिल करने का तरीका बताऊंगा। गुड आफ्टरनून, और वह चौक के कोने में कहीं गायब हो गया। लड़का फिर से अपनी पुस्तक पढ़ने लगा, लेकिन अब उसका मन नहीं लग रहा था। वह तनाव में था और परेशान था, क्योंकि वह जानता था कि बूढ़े का कहना सही था। वह बेकरी गया जहां से उसने ब्रेड खरीदी और सोचता रहा कि बूढ़े ने इस बेकर के बारे में जो कुछ कहा था वह उसे बताए या न बताए। कभी कभी चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना ही अच्छा होता है, उसने मन ही मन सोचा और चुप रहने का ही फैसला किया। अगर वह कुछ भी कह देगा तो बेकर 3 दिन तक सब कुछ छोड़ देने के बारे में सोचता रहेगा, भले ही उसे अब इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है। इसलिए वह शहर में भटकने लगा और चलते चलते नगर के द्वार पर जा पहुंचा। वहां एक छोटी सी इमारत थी जिसकी खिड़की से लोग अफ्रीका जाने के लिए टिकट खरीदते थे, और उसे मालूम था कि मिस्र अफ्रीका में है। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? खिड़की के पीछे बैठे आदमी ने पूछा। शायद कल, लड़के ने वहां से आगे बढ़ते हुए कहा। अगर वह अपनी एक भेड़ बेच दे तो उसके पास इतना पर्याप्त पैसा होगा कि वह आसानी से खाड़ी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाएगा। इस ख्याल ने उसे डरा दिया। एक और ख्वाब देखने वाला टिकट बेचने वाले ने जाते हुए लड़के को देखकर अपने सहयोगी से कहा, उसके पास यात्रा करने लायक पैसा नहीं है। टिकट की खिड़की पर खड़े खड़े लड़के को अपनी भेड़ों की याद आई और उसने फैसला किया कि उसे गडरिया ही बने रहना चाहिए। 2 साल में उसने चरवाहे के काम से संबंधित सारी चीजें सीख ली थीं। वह भेड़ों का ऊन निकालना जानता था, गर्भवती भेड़ों की देखभाल करना जानता था और भेड़ों को भेड़ियों से बचाना जानता था। वह एंडालुसिया के सारे मैदानों और चारागाहों से वाकिफ था और उसे अपनी एक एक भेड़ के वाजिब दाम की जानकारी थी। उसने लंबे से लंबे रास्ते से अपने दोस्त के तबेले पर लौटने का फैसला किया। जब वह शहर के किले के करीब से होकर गुजरा तो उसने अपनी वापसी को लगाम दी और पत्थर की उस ढलान पर चढ़ गया जो दीवार के ऊपर तक जाती थी। वहां से वह दूर अफ्रीका को देख सकता था। कभी किसी ने उससे कहा था कि यह वही जगह थी जहां से मूर आए थे और उन्होंने सारे स्पेन पर कब्जा कर लिया था। जहां वह बैठा था वहां से वह लगभग सारा शहर देख सकता था, उस चौक समेत जहां बैठकर उसने बूढ़े से बातचीत की थी। बुरा हो उस घड़ी का जब वह बूढ़ा मुझे मिला था, उसने सोचा। वह तो सिर्फ उस औरत की तलाश में इस शहर में आया था जो उसके सपने को पढ़ सकती थी, लेकिन वह औरत और वह बूढ़ा दोनों ही उसके गडरिया होने से जरा भी प्रभावित नहीं हुए। वे ऐसे एकाकी व्यक्ति हैं जिनका दुनिया की चीजों पर से विश्वास उठ चुका है और वे यह समझ ही नहीं पाते कि एक गडरिये को अपनी भेड़ों से कितना लगाव होता है। वह अपने रेवड़ की एक एक भेड़ को जानता था। वह जानता था कि कौन कौन सी लंगड़ी है, कौन अब से 2 महीने बाद बच्चा जनने वाली है
और कौन सबसे ज्यादा आलसी है। वह उनका ऊन कतरना जानता था और उनको हलाल करना जानता था। उसने सोचा कि अगर मैंने कभी उनको छोड़ दिया तो वे बहुत दुख झेलेंगी। हवा तेज हो चली थी। वह उस हवा से वाकिफ था। लोग उसे लिवेंटर कहते थे क्योंकि मूर इसी पर सवार होकर भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर बसे लिवेंट से यहाँ आए थे। लिवेंटर और भी तेजी से बहने लगी। मैं यहाँ हूँ अपनी भेड़ों और अपने खजाने के बीच, लड़के ने सोचा। उसे दो चीजों के बीच चुनाव करना जरूरी था, एक जिसका वह आदी हो चुका था और दूसरी वह जो वह पाना चाहता था। फिर दुकानदार की बेटी भी थी, लेकिन वह उसके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी उसकी भेड़ें थीं, क्योंकि वह उस पर निर्भर नहीं थी। मुमकिन है कि उसे मेरी याद भी न हो, उसने सोचा। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह लड़की के सामने किसी दिन प्रकट हुआ था। लड़की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि लड़की के लिए हर दिन एक जैसा था, और जब हर दिन अगले दिन जैसा ही होता है तो वह इसलिए होता है क्योंकि लोग उन अच्छी घटनाओं को पहचान ही नहीं पाते जो उनके जीवन में सूरज के उगने के साथ हर दिन घटित होती हैं। मैं अपनी माँ, अपने पिता और अपने नगर के किले को पीछे छोड़ आया हूँ। उनको मेरे दूर चले जाने की आदत पड़ चुकी है, उसी तरह मुझे भी उनसे दूर रहने की आदत पड़ चुकी है। भेड़ों को भी मेरे उनके साथ न होने की आदत पड़ जाएगी, लड़के ने सोचा। जहाँ पर वह बैठा था वहाँ से वह चौक को देख सकता था। बेकर की दुकान पर लोगों की आवाजाही अभी भी जारी थी। जिस बेंच पर बैठकर उसने बूढ़े से बातचीत की थी, वहाँ अब एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ था और वे चुंबन ले रहे थे। वह बेकर, उसने मन ही मन कहा और उस ख्याल को अधूरा ही छोड़ दिया। लिवेंटर और भी तेज होती जा रही थी और वह उसके दबाव को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। हाँ, यह हवा मूरों को लाई थी, लेकिन यह रेगिस्तान और पर्दानशीन औरतों की गंध भी तो अपने साथ लाई थी। यह अपने साथ उन आदमियों का पसीना और सपने भी लाई थी जो कभी अज्ञात की खोज में और सोने तथा साहसिक कारनामों की खोज में और पिरामिडों की खोज में निकल पड़े थे। लड़के को हवा की आजादी से ईर्ष्या महसूस हुई और उसने पाया कि वह खुद भी वैसी ही आजादी हासिल कर सकता है। सिवा उसके और कुछ भी तो नहीं था जो उसे रोक सकता। भेड़ें, सौदागर की बेटी और एंडालूसिया के मैदान तो उसके गंतव्य के रास्ते की सीढ़ियां मात्र थीं। अगले दिन दोपहर में लड़का उस बूढ़े से मिला। वह अपने साथ 6 भेड़ें लेकर आया था। मुझे आश्चर्य है, लड़के ने कहा। मेरे दोस्त ने सारी भेड़ें तुरंत खरीद ली। उसका कहना था कि वह तो हमेशा से एक गडरिया बनने का ख्वाब देखता रहा था और यह भविष्य की दिशा में एक अच्छा संकेत था। हमेशा ऐसा ही होता है, बूढ़े ने कहा। इसे अनुकूलता का सिद्धांत कहते हैं। जब आप पहली बार ताश के पत्ते खेलते हैं और आपको लगभग पक्का यकीन होता है कि आप जीत जाएंगे। शुरुआत करने वाले की किस्मत। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ऐसी ताकत है जो चाहती है कि तुम अपने गंतव्य तक पहुंच सको। यह कामयाबी के स्वाद के साथ आपकी भूख भड़काती है।